बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं लेबर लॉज़ के ऊपर। लेबर लॉज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो है मोहम्मद अदील गौहर साहब। ही इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंपीरियल लॉ फर्म एंड इज़ बीन प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉ फ्रॉम लास्ट 7 years। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम विशाल। सर थैंक यू सो मच, आज आपने हमें टाइम दिया और हम कोशिश करेंगे कि लेबर लॉज़ के ऊपर जितनी ज़्यादा कन्वर्सेशन आपके साथ कर सकते हैं उतनी कन्वर्सेशन आपके साथ की जाए। अदील भाई ये बताइएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द लैंड हमारे पास मौजूद है, फिर हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड मौजूद है जिसको सपोर्ट CRPC और एविडेंस एक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि लेबर्स के लिए, एक मजदूर तबके के लिए अलग कानून भी पाकिस्तान में पाया जाता है? और ये भी बताइएगा कि हम सुबह से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मैं भी क्या मजदूर की ज़ुमरे में आता हूँ या नहीं? जी, थैंक यू सो मच विशाल फॉर हैविंग मी। हमेशा आपके साथ जो भी गुफ्तगू रही है बहुत अच्छी रही है। जो आपका क्वेश्चन है कि जी लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, इसके अलावा CRPC और ऑल द रेलिवेंट लॉज अवेलेबल हैं, तो मज़दूर के लिए कोई स्पेशल लॉ क्यों? तो सबसे पहले बताता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 उसमें कुछ प्रोविजंस दे दी गई हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे मौजूद हैं जिनको फंडामेंटल राइट की हैसियत हासिल है। अगर मैं आपसे शेयर करूं तो आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी किसी से भी फोर्स लेबर और स्लेवरी नहीं करवाई जा सकती। और अगर मैं मूव ऑन टू करूं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के आर्टिकल 37 सब आर्टिकल E पे, तो वो कहते हैं कि जी किसी भी वर्किंग क्लास के लिए एक ऐसा माहौल देना ज़रूरी है जिसमें वो ईज़िली एक बाइज़्ज़त इंसान की तरह काम कर सकें। अब इसमें स्पेशल जो एम्फसाइज़ किया गया है वो बच्चों पे और औरतों पे किया गया है। ठीक है जी। अब क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि जी लेबर क्लास के लिए ये चीज़ें क्यों मौजूद हैं, सबसे पहली बात अंडर प्रिविलेज क्लास है जी। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मेन चीज़ है कि जी एजुकेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको नहीं आइडिया कि उनके राइट्स क्या हैं। तो अगर वो किसी जगह पे कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जिनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि इन लोगों को राइट्स दिए जाएं जो राइट्स बनते हैं, तो उसके लिए लेबर लॉज, डिफरेंट लेबर लॉज इनेक्ट किए गए, जिसमें जो मेन लॉज हैं उसके भी अभी आगे जाके मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। बाकी हम लेबर क्लास हैं कि नहीं हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लेबर को डिफ़ाइन कर दूँ। बेसिकली लॉ में इसके लिए वर्कमैन की टर्म इस्तेमाल की गई है, और वर्कमैन कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी एम्प्लॉयर के पास किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है, अनस्किल्ड वर्कर है और उसके पास कोई भी मैनेजरियल रोल नहीं है, वो किसी को कमांड नहीं कर सकता। तो इस वर्कमैन की डेफिनेशन को बेसिकली लेबर क्लास के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसमें हम लोग इस वजह से नहीं आते कि हमारी पोजीशन मैनेजरियल भी बनती है, कमांडिंग भी बनती है। अगर हम अपने आप को देख लें तो क्लाइंट्स को भी डील कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम आर प्रोफेशन, अगर हम एक टीचर को देख लें, ही इज़ नॉट अ वर्कमैन, वो 100 ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास को कमांड कर रहा होता है। तो डैट्स वाई यहाँ इसमें सिर्फ वही लोग आएंगे जो मैनेजरियल या कमांडिंग पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके सबऑर्डिनेट कोई नहीं है, आगे आप किसी को आप हुक्म नहीं दे सकते या किसी से कोई आगे फर्दर काम नहीं करवा सकते, तो तब आप एक वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं। तो आई बिलीव कि इसमें लॉ इंटर्न्स भी आते ही होंगे ऑन अ लाइटर नोट। बट अदील भाई आगे चलते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से लॉज हैं स्पेसिफिकली जो लेबर लॉज को गवर्न करते हैं? लेबर लॉज को, बिल्कुल जी। इसमें कौन कौन से लॉज हैं जो इन लोगों के लिए मौजूद हैं? सर उसमें सबसे पहले जो एक फेडरल लेवल पे यानी पूरे पाकिस्तान में एक लॉ इस वक्त मौजूद है, डैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010। ओके। अब इस लॉ को अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये उन लोगों के लिए है जो किसी एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसी इंडस्ट्री या फिर किसी एक ऐसे सेटअप में काम कर रहे हैं जिसका बिज़नेस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, यानी उनका सेटअप पूरे पाकिस्तान में मौजूद है
अगर उनका हेड ऑफिस कराची है तो दे हैव सब ऑफिसेज इन लाहौर एंड कोयटा। इसके लिए जो लॉ लेजिस्लेचर ने टर्म यूज़ की, दैट टर्म इज़ ट्रांस प्रोविंशियल सेटअप्स। ठीक है जी। अगर कोई शख्स ट्रांस प्रोविंशियल सेटअप में मौजूद है एज ए वर्कमैन और उसको कोई ग्रीवियंस है अपने एम्प्लॉयर से, वो क्या करेगा, वो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में अपनी एक ग्रीवियंस पटिशन फ़ाइल करेगा, अपना केस फाइल करेगा। ये उन लोगों के लिए हो गया जो ट्रांस प्रोविंशियल सेटअप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह चारों सूबों ने अपने अपने लॉज इनेक्ट कर लिए आफ्टर 18th अमेंडमेंट। ये सारी चीज़ें प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गई। पंजाब के हवाले से बात करता चलूँगा। पंजाब में पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 इस वक्त एप्लीकेबल है। उसके अकॉर्डिंगली उसमें लेबर कोर्ट्स मौजूद हैं, जो कि एक आम टर्म बहुत से वर्कमैन को भी पता है कि जी लेबर कोर्ट मौजूद है। तो किस लॉ के अंडर बनी, वो ये वाला लॉ मौजूद है। और अब लेबर कोर्ट में किसी ने जाना कैसे है, मुझे मेरे एम्प्लॉयर से मसला है या एम्प्लॉयर को उसके अपने वर्कमैन से मसला है, ये दोनों के लिए ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। वो एक वर्कमैन को जी उसकी सैलरी नहीं दी जा रही, या फिर उसको गलत तौर पे टर्मिनेट कर दिया गया है, तो या फिर उसके कोई ऐसे बेनिफिट्स या अलाउंसेस स्टॉप कर लिए गए हैं जो लीगली किए नहीं जा सकते थे, तो वो वर्कमैन क्या करेगा, वो वर्कमैन अपने एम्प्लॉयर को एक ग्रीवियंस पटिशन फ़ाइल करेगा, जिसको आम ज़ुबान में हम लीगल नोटिस कह सकते हैं। ठीक है जी। वो लिखना वो किसी से भी लिखवा ले, लेकिन फ़ाइल वो पर्सनल कैपेसिटी में करेगा अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है। और अगर तो क्या ये जो फ़ाइल करेगा ये लेबर कोर्ट में जाके करेगा, या ये जो नोटिस आपने जिस तरह हम यूजली लीगल नोटिस भेजते हैं, बिल्कुल जी, तो उसको बाय हैंड जाके पकड़ा देगा? ये बेसिकली लेबर कोर्ट में फ़ाइल नहीं करना, ये उसने अपने एम्प्लॉयर को, जो उस वक्त उसको उसका इमीडिएट बॉस है, वो उसके पास इसको सबमिट करेगा, बाय हैंड कर दे, थ्रू कोरियर सर्विस कर दे। ठीक है। या अपने किसी एजेंट के थ्रू जो उस कंपनी में उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। कंपनीज़ में ट्रेड यूनियंस और बारगेनिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्कर क्लास को। ठीक है। उनके थ्रू फाइल कर सकता है। ठीक। और अगर एम्प्लॉयर उस पर कोई रिलीफ उसको नहीं देता या फिर उसको सुनता नहीं है, तो फिर वो लेबर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। तो क्या इस जो लीगल नोटिस का टाइम पीरियड भी कोई उसके अंदर मेंशन करना होता है कि आपने इतने दिन के अंदर उनकी ग्रीवियंस को रिजॉल्व करना है, और इज़ इट लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम लिमिट? बेसिकली ये वाली सारी बातें एक वर्कमैन को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मैंने कितने टाइम में देना है और कब करना है। बेसिकली जब उसकी ग्रीवियंस स्टार्ट होती है तो विद इन 90 डेज़ उसने इस चीज़ को, ग्रीवियंस पटिशन को फ़ाइल करना है अपने एम्प्लॉयर के पास। और उसको लगता है कि जी अब उसको किसी किस्म की उसकी सुनवाई नहीं हो रही या रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ही कैन अप्रोच द लेबर कोर्ट आफ्टर दैट 90 डेज़। ठीक है जी। और लेबर कोर्ट फिर एम्प्लॉयर को बुला के सारे मामले को सुनेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर आपने इंटीमेट कर दिया है अपने एम्प्लॉयर को जो भी उनको ग्रीवियंस थी, और उधर कोई उसकी सुनवाई नहीं होती, कोई उसको बुलाया नहीं जाता या उसको प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाता, फिर वो लेबर कोर्ट चला जाता है, जो लेबर है उनका जो एग्रीव पार्टी है, जैसे ही वो लेबर कोर्ट जाती है उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? बिल्कुल बहुत से लोग जानते हैं, अगर हम अपने यंग लॉयर्स की बात करें या फिर ऐसे लोग जो लिटिगेशन में रहे हैं, उनको पता है कि जी कोर्ट प्रोसीडिंग्स किस तरह चलाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले जब वर्कमैन केस फाइल करेगा अगेंस्ट एम्प्लॉयर, कोर्ट उसको प्रिलिमिनरी हेयरिंग के बाद, सुनने के बाद एम्प्लॉयर को नोटिस सर्व करेगा, समन्स करेगा उसको। उन्होंने आके अपना उसी तरह रिप्लाई सबमिट करना जिस तरह एक आम अदालत में, सिविल कोर्ट में किया जाता है। उस पे दोनों तरफ से अपनी अपनी एविडेंस बुलाई जाएगी। एविडेंस देने के बाद कोर्ट उस पर अपना फ़ैसला सुनाती है। ये बिल्कुल प्रोसीजर वही है जो एक सिविल कोर्ट में फ़ॉलो किया जाता है। इसमें चीज़ें सिर्फ मतलब ये सिविल कोर्ट में क्यों नहीं था, क्योंकि लेबर लॉ एक स्पेशल लॉ ऑलरेडी मौजूद है। जब स्पेशल लॉ है तो फिर हमें इधर ही आना है। तो ये एक तरीका, मतलब वर्कमैन खुद भी केस इन पर्सन, कोई भी बंदा पाकिस्तान का किसी भी कोर्ट में इन पर्सन जा सकता है, बट हमेशा वो एक वकील के पास जाता है ताकि एक अच्छे तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो ये भी उसी तरह दोनों पार्टीज़ को कोर्ट सुनने के बाद, एविडेंस लेने के बाद अपना फ़ैसला सुनाएगी। ठीक है। अच्छा आदिल भाई, ये बताइए कि क्या इन लॉज के अंदर कोई टाइम लिमिट भी मौजूद है? यूजुअली हम देखते हैं कि जब हम सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं या कोई सिविल सूट फाइल करते हैं तो खासा टाइम लग जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं एक लेबर
इंसान की जो कि ऑलरेडी एक मज़दूर है, उसके दिहाड़ी पे उसका काम चलता है, कितनी देर तक वो कोर्ट और कचहरियों के धक्के खा सकता है? जी बिल्कुल विशाल साहब, बेसिकली हर लॉ में टाइम मौजूद है। अगर हम स्पेसिफ़िकली फ़ैमिली लॉज़ की बात कर लें तो एक फ़ैमिली कोर्ट ने 6 मंथ्स में उस केस को वाइंड अप करना है जो उसके सामने आया है, ठीक है जी। इसी तरह जो लेबर लॉ है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक लेबर तबका है, उसने अपनी जॉब छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के कोर्ट्स में हेयरिंग अटेंड करनी है। तो लेबर लॉ के लिए भी जो लेबर लॉ स्पेसिफ़ाई करता है, जब पहला केस फाइल किया जाएगा उसको 6 मंथ में कोर्ट ने वाइंड अप करना है। उसके बाद कोई भी किसी के भी हक़ में फ़ैसला आता है, आइदर एम्प्लॉयर है या वर्कमैन है, लेबर क्लास है, उसकी अपील फ़ाइल करनी है उन्होंने विदिन 30 डेज़ बिफोर द एपलेट फॉरम, जिसको एपलेट लेबर फॉरम बोला जाता है। और उस अपील का भी टाइम लिमिट लेबर लॉज में मौजूद है कि इस टाइम के अंदर उस अपील को वाइंड अप कर दिया जाएगा। टाइम मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ और प्रोसीजर्स में आके, और सबसे बड़ी बात मैन पावर ना होने की वजह से केसेस प्रोलॉन्ग होते रहते हैं। सर अभी ये बताइएगा हमें, जैसे हमने अभी बात की है रेगुलर मज़दूरों की, जो लेबर फोर्स है उनकी, तो क्या जो शॉप्स के अंदर या जिस तरह हमारी बार्बर शॉप्स हैं, कुछ हमारे स्टोर्स हैं, उसके अंदर भी एक वर्क फोर्स काम कर रही है जिनके सबॉर्डिनेट कोई आता नहीं है, दे आर लाइक लेबर्स जिनको हम बोलते हैं, स्किल्ड लेबर्स जिनको बोलते हैं, तो क्या वो भी इसी कानून के तहत अपने केसेस की ग्रीवियंस को एड्रेस करवाते हैं या उनके लिए कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट कानून है? जी बिल्कुल विशाल, जी बिल्कुल विशाल, इसके लिए एक लॉ मौजूद है जिसको शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस बोला जाता है। इसका मकसद ये था कि अगर कोई एक ऐसा इदारा, कोई ऐसी शॉप, कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो लेबर लॉ में यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में कवर ना हो सके, तो उसके लिए भी एक लॉ मौजूद होना चाहिए। उसके लिए ये ऑर्डिनेंस पास किया गया। अब इंटरेस्टिंगली इसमें जिस तरह आपने बोला कि जी बार्बर शॉप, बिल्कुल जी ये शॉप की कैटेगरी में और इसी लॉ के अंडर आएगा। इनके भी वही राइट्स हैं जो एक लेबर को दिए जाते हैं, ठीक है जी। इनमें से कुछ लोग कमांडिंग पोजीशन में होंगे, दे आर नॉट वर्कमैन, जैसे कि उस बार्बर शॉप का ऑनर, लेकिन वहाँ पे जो लड़के काम कर रहे हैं, जो क्लास काम कर रही है, वो वर्कमैन में फॉल करेगी। अब इसके लिए वो जो शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस है, अगर किसी को ग्रीवियंस है अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है जी, तो इसी ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है एक प्रोविजन कि वो लेबर कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो इनके लिए भी वही फॉरम मौजूद है जो दूसरों के लिए मौजूद है जो किसी फैक्ट्री में या किसी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। और इस लॉ में ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक बंदा, एक वर्कमैन कितनी देर काम करेगा एक शॉप में, एक दिन में या एक हफ़्ते में, वो भी इसी के अंदर मौजूद है। तो अदिल भाई इस पे थोड़ा हमें गाइड कीजिएगा कि अमूमन हम देखते हैं और ये ग्रीवियंसेस भी बहुत सामने आती हैं कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया, ओवर टाइम लग गया, उसकी पेमेंट नहीं मिली, और बहुत सारे लोग इवन के हमारी सोसाइटी, यंग लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स भी इस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं कि काम की ड्यूरेशन होती कितनी है और वर्क फोर्स के लिहाज से क्या कानून मौजूद है। तो इस पे थोड़ा गाइड कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि एक तो टाइम लिमिट क्या है किसी भी वर्कमैन के लिए काम करने के लिए, और ओवर टाइम के लिए क्या कानून कहता है इस बारे में। इसमें जो शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस है, इसमें एक प्रोविजन मौजूद है जिसमें आपको वर्किंग टाइम बताया जाएगा। इसके अलावा वर्किंग टाइम के अलावा अगर कोई बंदा, कोई वर्कर क्लास ओवर टाइम कर रहा है, अवेल कर रहा है, तो उसके क्या राइट्स होंगे। सर इन सब के लिए मौजूद है कि जी वो एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं उनसे लिया जा सकता। एम्प्लॉयर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि उनसे एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम ना लिया जाए। मोस्टली आपको पता होगा 9 to 5 की एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, यानी कि आपने एक दिन में 8 घंटे काम करना है। और अगर इसको हम सम अप करें फॉर अ वीक, तो एक हफ़्ते में आपने 48 घंटों से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। ठीक है जी। अब अगर ओवर टाइम की बात की जाए, ओवर टाइम में ये होगा कि जी वो जितना ओवर टाइम पर आवर के हिसाब से स्पेंड कर रहे हैं, उनको उनकी नॉर्मल वेज से डबल पे किया जाएगा उस ओवर टाइम में। यानी कि अगर वो एक दिन की उनकी वेज है 1000 रुपीज़, और अगर हम उसको पर आवर के हिसाब से डिवाइड करें, ठीक है जी,
और जो भी अमाउंट आएगी वो जो ओवर टाइम वाले आवर्स हैं उसमें उनको डबल पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। ठीक है जी, ये है जो ओवर टाइम के हवाले से एक प्रोविजन मौजूद है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ट्रेड यूनियंस का क्या कॉन्सेप्ट है और ये ट्रेड यूनियंस किस तरीके से काम करती हैं? विशाल, जो ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ट्रेड यूनियन है क्या? ट्रेड यूनियन एज अ कम्बिनेशन जिसमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं, और इनका प्राइमरीली जो मकसद है वो इन दोनों के रिलेशनशिप को स्मूथली लेकर चलना है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेड यूनियंस। एक यूनियन का वर्ड आपने बड़ा सुना होगा कि जी हमारे पास रिक्शा यूनियन भी काम कर रही है, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में भी काम कर रही हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली इनका मकसद है एक तो जो एम्प्लॉयर की एक हेजमनी है, मोनोपली है कि जी कोई मैल प्रैक्टिस ना हो, कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ना हो, तो उनके लिए भी लेबर यूनियन ट्रेड यूनियन अपना एक पूरा रोल अदा करती है। ठीक है जी, और मेरे ख्याल से इनकी वजह से ही एम्प्लॉयर या फिर एक फैक्ट्री मालिक उन सारी चीज़ों से बचा रहता है कि जी मैंने इसका हक़ तो नहीं मारना, इसको ओवर टाइम मैंने इससे करवा लिया लेकिन इसको पैसे नहीं देने। तो ये सारे चेक एंड बैलेंस जो यूनियन वाले हैं ये उन चीज़ों पे रखते हैं। अब ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, यंग लॉयर्स के लिए एक ये इस काम से पैसे कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए सिंपली उनको क्या करना पड़ेगा, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट रीड करना पड़ेगा। उसके सेक्शन 4 till सेक्शन 9 एक पूरा मैकेनिज़्म दे दिया गया है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड कैसे होगी, उसको रेगुलेट कौन करेगा, उसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे, ऑफिस बेरर कौन कौन से लोग होंगे और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ये सारा मैकेनिज़्म इस वक्त मौजूद है। अगर उसको पढ़ के, ये इसी तरह ही है जिस तरह हम एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, एक कॉर्पोरेट फर्म है, एक लॉयर है जो कंपनी रजिस्टर्ड भी कर रहा है, उसके मामलात कर रहे हैं, और ये भी रजिस्ट्रेशन मौजूद है। इसमें भी आप अपने क्लाइंट से एक हैंडसम एक अमाउंट ले सकते हैं फॉर द यंग लॉयर्स। ठीक है, ट्रेड यूनियंस को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और ट्रेड यूनियंस के बारे में आपने बताया भी, जो एक लाइजन आप बना के रखते हैं आपके एम्प्लॉयर का और आपके एम्प्लॉयज़ का, और एक अच्छी स्मूथ रनिंग में एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि हमने देखा कि हर इंडस्ट्री में, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, चाहे वो आपका स्किल्ड लेबर हो या दूसरे तबके हों, ख़वातीन का एक खासा इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर रहता है। तो उसके सिलसिले में बहुत सारे सवालात ये भी पैदा होते हैं, कन्फ्यूजन भी पैदा होती है कि मैटरनिटी लीव्स हैं क्या, कब दी जा सकती हैं, पेड होंगी नहीं होंगी। तो इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, ज़रा डिटेल आंसर्स हमारे व्यूअर्स के लिए दीजिए कि मैटरनिटी लीव के बारे में कानून क्या कहता है। विशाल, ये तो सबको मालूम है कि जी किसी भी इंडस्ट्री, इस्टेब्लिशमेंट, बैंक्स, किसी भी फर्म में औरतें उसी तरह काम कर रही हैं जिस तरह मर्द कर रहे हैं। अगर एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो उसी तरह बल्कि मर्दों से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं किसी भी फर्म की प्रोग्रेस के लिए, उनके अपना एक पूरा रोल अदा कर रही हैं। और इन्हीं अदारों में जो औरतें जो शादीशुदा भी हैं और शादी के बाद उनमें से अगर कोई औरत हामला है, ठीक है जी, तो उनके लिए एक लॉ स्पेशल इनेक्ट किया गया है, मैटरनिटी बेनिफिट्स ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, जो कि पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। आइदर वो सिंध में मौजूद है, KPK में मौजूद है, पंजाब में मौजूद है। अब विशाल, उसमें जो चीज़ें हैं जो मैं मेनली जो व्यूअर्स के लिए, जो कि एक बड़ा एक कॉमन चीज़ है कि जी औरत हामला भी है और वो काम भी कर रही है, और अगर वो वहाँ से लीव लेती है, ठीक है जी, किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी फार्म से, तो उसको तनख्वाह नहीं दी जाती उसकी। तो ये मैं व्यूअर्स के लिए और स्पेशली उन औरतों के लिए जो इस पूरे प्रोसेस से गुज़रती हैं, उनके लिए कानून ने 6 हफ़्तों की पेड लीव का कानून बना दिया हुआ है, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस में मौजूद है। उनको उनकी बच्चे की पैदाइश से 6 हफ़्ते पहले और 6 हफ़्ते बाद पेड लीव्स दी जाएंगी। ठीक है। और ये इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर मैंने जिस तरह पहले बताया कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, आर्टिकल 37E, जिसमें बता दिया गया कि जी बच्चों और औरतों के लिए स्पेशल इनेक्टमेंट्स की जाएंगी, उनको किसी ऐसी जगह पे हायर नहीं किया जाएगा जो उनके लिए सूटेबल ना हो। ठीक है जी, तो उसी प्रिंसिपल पॉलिसीज़ को देखते हुए ये लॉ इनेक्ट किया गया था। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव आप उनको टर्मिनेट नहीं कर सकते उनकी जॉब से। ये एक जो मेन चीज़ मौजूद है। मैटरनिटी के हवाले से मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ
एक तो लेबर क्लास हमारे पास मौजूद है और इसके अलावा कुछ लोग माइंस में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। तो जो औरतें माइंस में भी काम कर रही हैं, अब माइंस में काम करने, अगर आपने भी देखा और लोग भी जानते हैं कि जी बड़ा मुश्किल काम है और अंडरग्राउंड जाके ये सारे मामलात करने हैं, बहुत से लोगों की हलाकतें हो जाती हैं, माइन गिर गई है, फिर भी मामलात हैं। तो वहाँ पे भी जो औरतें काम कर रही हैं उनके लिए स्पेशल माइंस मैटरनिटी एक्ट इनेक्ट किया गया था। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल एक सेपरेट कानून, सेपरेट कानून है। और वो सेपरेट कानून बनाने की रीज़न क्या थी कि अगर कोई ये समझता है कि जी इनको ये वाले राइट्स नहीं दिए जा सकते जो एक बैंक में औरत काम कर रही है या किसी एक फ़र्म में या फिर किसी एक कंपनी में काम कर रही है उसको मिल रहे हैं, तो उसको नहीं दिए जा सकते। तो उनके लिए स्पेशल ये लॉ इनेक्ट किया गया था, माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। उसके अंडर भी उनको यही सारे राइट्स दिए जाएंगे जो एक आम औरत, बैंक में औरत जो काम कर रही है उसको दिए जाते हैं। तो ये मैटरनिटी के हवाले से जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि उन औरतों को अपने राइट्स के लिए क्या करना चाहिए, तो ये लॉ मौजूद है उनके लिए। तो आप इसके मुताबिक बर्थ से 6 हफ्ते पहले और बर्थ के 6 हफ्ते बाद तक दे आर एंटाइटल्ड टू हैव पेड मैटरनिटी लीव। पेड मैटरनिटी लीव, ठीक है। और उनमें कोई कटिंग नहीं, उनकी कोई किसी तरह की दिहाड़ी नहीं काटी जाएगी, कुछ भी नहीं किया बिल्कुल जाएगा। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने इस बारे में ज़िक्र किया कि ख़वातीन और बच्चों के लिए अलग से कानून बनाए जाएंगे, और ख़वातीन के बारे में हमने ज़िक्र किया, लेकिन बच्चों के ऊपर जब आते हैं तो अमूमन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आप सड़क पे गुज़र रहे हों तो कमो पेश हर दुकान के अंदर एक कम उम्र बच्चा आपको किसी न किसी स्टेज के ऊपर काम करता नज़र आता है। जो पंक्चर्स की दुकानें हैं, टायर्स की दुकानें हैं, उसमें तो बिलखसूस बच्चों से काम लिया जाता है। तो इसके बारे में कानून क्या कहता है? क्या कानून इजाज़त देता है कि आप इन बच्चों को से काम करवा सकते हैं, लेबर करवा सकते हैं, या इसके बारे में कानून की क्या इंटरप्रिटेशन है? विशाल, जो सबसे पहले जो गवर्निंग लॉ है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है कि जी आप किसी से लेबर नहीं करवाएंगे। और उसमें स्पेशल जो चीज़ बताई जाती है वो ये है कि जी आप 15 साल से कम उम्र बच्चे से किसी भी किस्म की लेबर नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है जी। तो जो आपका क्वेश्चन है कि जी हम मुख्तलिफ़ शॉप्स पे देखते हैं जो बच्चे, कम उम्र बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो कानून की सरेआम ख़िलाफ़ वर्जी है। और जो भी उनको उस बेसिकली तो वो अपनी मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके एम्प्लॉयर हैं, जो उनको हायर कर रहे हैं, जो उनको फिर उनकी मेहनत मजदूरी भी देते हैं, तो उनके लिए ये मैं बताता चलूँ कि उनको इजाज़त नहीं है ये सारी चीज़ें करने की। उसके लिए लेबर फॉरम मौजूद है। आप अपने मुतल्लिका लेबर ऑफ़िसर को उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसकी कानून ने सज़ा भी बताई है। अगर कोई ऐसा करेगा जो माइनर को, जिसकी इजाज़त नहीं है, उसको हायर करेगा, तो उसको सज़ा, उसको जेल भुगतना पड़ेगी, सिंपल। और उसके लिए कोई भी बंदा अपने कंसर्न्ड लेबर इंस्पेक्टर को उसकी कंप्लेन कर दे। तो सर आपने बताया कि कंसर्न लेबर इंस्पेक्टर को हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो 2 कैटेगरीज़ मेरे सामने आती हैं। एक तो वो कैटेगरी है जिनकी कंसेंट नहीं है एज अ चाइल्ड और जुवेनाइल काम करने की, जिसको हम फोर्स लेबर के ज़ुमरे में भी शायद लेते हों। और एक तबका वो है जो अपनी मर्ज़ी से काम करने आते हैं। ये इस तबके के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ख़ुद भी इनकरेज करते हैं कि जाके काम सीखें, और काम सीखने के चक्कर के अंदर उनसे काम करवाया जाता है कि हमने कमाएंगे तो खाएंगे, वो वाला एक कॉन्सेप्ट उनके अंदर बहुत पाया जाता है। तो क्या ऐसी सूरतों में भी एम्प्लॉयर ज़िम्मेदार होगा कि अगर वो उनको काम पे रख रहा है तो? जी बिल्कुल विशाल, जो दो कैटेगरीज़ आपने बताई हैं जी, एक बच्चा अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, जो विद कंसेंट कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। विद कंसेंट क्या है? अगर हम देखें एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक बच्चा कहीं पे काम करने जा रहा है, वो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। आइदर इट्स रिटन और ओरल। बेसिकली रिटन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है हमारे पास मौजूद कि बच्चा टायर शॉप पे काम कर रहा है और उसको एक रिटन एग्रीमेंट दिया जाएगा। इसीलिए नहीं दिया जाता कि वो अपनी कॉन्सेंट दे ही नहीं सकता। हाँ, उसके गार्डियन, उसके पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं कि जी काम सीख लेगा तो कल हम इससे ये स्किल्ड लेबर स्किल इसको एक मिल जाएगी और ये कुछ कर सकेगा। तो वो जो कंसेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, बट दे आर माइनर्स। ठीक है जी। एम्प्लॉयर के लिए फिर भी वही कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ
कि आप अपने कंसर्न्ड लेबर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करें, फ़ाइन भी करेंगे और जेल भी भुगतना पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी आपने बात की कि मजबूरी के तहत भी जो लोग हैं अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या कानून उन माँ बाप को या उन गार्डियंस को भी ज़िम्मेदार ठहराता है कि जो अपने बच्चों को बेशक किसी मजबूरी के तहत छोड़ के गए हैं लेकिन उसको कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी रिप्रिकॉशंस हो सकती हैं? जी बिल्कुल विशाल, उनके लिए भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद हैं। चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, माइनर इज़ माइनर। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो अपने पेरेंट या अपने गार्डियन के बिहाफ पे भी नहीं कर सकता, यानी आप उसको किसी ऐसे काम में लेके नहीं जा सकते। तो जहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद हैं, वहाँ पे उनके पेरेंट और गार्डियन के लिए भी मौजूद हैं। अब मजबूरी अगर देखी जाए तो वो एक हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ मौजूद हैं। आप बार्बर शॉप पे देखेंगे बच्चों को अंडर एज हैं, आप उनको पंचर शॉप्स पे देखेंगे, टाइल शॉप्स पे देखेंगे। तो ये दोनों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद हैं, और अगर वो अपने बच्चे को नहीं रख सकते, नहीं पाल सकते, तो उसके लिए और भी मौजूद हैं, चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरोज़ मौजूद हैं, वो भी इन बच्चों को अपने पास रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपका क्वेश्चन है वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस गार्डियंस और पेरेंट्स के लिए भी हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ जगह पे हमारे पास एम्प्लॉयर जो है वो बहुत विजिबल होता है, जैसे बार्बर शॉप्स हैं, आपकी पंक्चर शॉप्स हैं, या कोई भी ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे एम्प्लॉयर आपको पता है कौन है। अगर आप अभी गाड़ी अपने सिग्नल पे रोकेंगे तो आपके इर्द गिर्द 10 से 15 बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचने के लिए आपके पास आते हैं। किसी के पास पेन्स हैं, कोई आपको बलून सेल कर रहा है। बिल्कुल। उनके ऊपर कोई एम्प्लॉयर बैठा नहीं हुआ, ना आपको पता है ना मुझे पता है। माफिया जो पीछे काम कर रहा है वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस केस के ऊपर क्या कानून कहता है कि क्या उनको, हमें तो पता भी नहीं उनका एम्प्लॉयर कौन है, शायद उन्हें खुद भी ना पता उनका एम्प्लॉयर कौन है, और कुछ लोग शायद अपनी मर्ज़ी से भी कर रहे हो कि हमें कहीं काम मिल नहीं रहा तो कुछ चीज़ें ख़रीदी और ख़ुद ब खुद जाके उसको बेचना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में कानून क्या कहता है? विशाल, इसके बारे में दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि या तो उनको कोई मतलब शक तो इसमें कोई नहीं है, एक माफिया पूरा जो इस सारे निज़ाम को चला रहा है कि आपको जगह जगह नज़र आएंगे बच्चे जो चीज़ें बेच भी रहे हैं, मांग भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगर ऐसा किसी को ये नहीं पता कि जिसका एम्प्लॉयर कौन है और मुझे कंप्लेन किसको करनी है कि जी ये बच्चा यहाँ पे खड़ा कुछ सेल कर रहा है, तो अब मैं इसको कैसे रोकूं? तो उसके लिए जो कानून में गुंजाइश मौजूद है सर, वो है कि जी आप किसी भी करीबी चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो को बता दिया जाए इसके बारे में, ठीक है जी। और तकरीबन हर ज़िले में या फिर हर डिवीज़न में उनके ऑफिसेज़ मौजूद हैं जो उन बच्चों को वहाँ से लेंगे और वो उनकी प्रोटेक्शन में चले जाएंगे। उनको वहाँ पे तालीम भी दी जाएगी, रोज़गार भी दिया जाएगा, बाकी सारी भी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो और अगर उनके एम्प्लॉयर के बारे में पता चल जाए तो आप डेफ़िनेटली कंप्लेन कर सकते हैं। बट ये चीज़ें बड़ी एम्बिगुअस सी हैं कि जी कौन करेगा कंप्लेन, कोई भी नहीं करता। किसको करनी चाहिए? गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, देखती भी है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि जिस जगह पे सिग्नल पे वो बच्चे ये चीज़ें कर रहे हैं उसके साथ ही पुलिस वार्डन्स भी मौजूद होते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन कोई एक्शन ऐसा वहाँ पे लिया नहीं जा रहा हो। कोई बेसिकली इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता। वो मैं भी कर सकता हूँ, मेरी गाड़ी सिग्नल पे है, मैं भी कर सकता हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मौजूद है जैसे वार्डन्स मौजूद हैं, वो भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता। बाकी कानून में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि जी वो अगर हमें उसके एम्प्लॉयर का नहीं पता और वो कुछ बेच रहा है, ठीक है, डेफिनेटली कोई ना कोई उसके ऊपर मौजूद है जो ये सारी चीज़ें करवा रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी हमने सारी बातों को डिस्कशन की है, जिस सोसाइटी के लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिस तबके की हम बात कर रहे हैं, उनमें मेजॉरिटी जो है वो पढ़े लिखे होते नहीं हैं। शायद वो अपना नाम भी उर्दू में ना लिख सकते हों, लेट अलोन एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाना अपने एम्प्लॉयर के साथ। बहुत सारे केसेस इस तरह के भी आपने डील किए होंगे जिसके अंदर जब भी इस तरह के लेबर इश्यूज़ आते हैं तो कोई टेंजिबल कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं होता बिटवीन द बोथ पार्टीज़। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जिसके अंदर यंग लॉयर्स भी हैं, लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए बताइएगा कि किस तरीके से इस चीज़ को ओवरकम किया जाता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मज़दूर आता है और वो कहता है कि मैं इसके लिए काम करता था, और आप उसे एज अ लॉयर को कहते हैं कि एविडेंस दें कि आप काम करते भी थे वहाँ पे या नहीं, तो उसके पास तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं या उसने पढ़ा नहीं है, तो उन केसेस के अंदर किस तरीके से डेवलप किया जाती है सारी बातों को?
विशाल, किसी भी फैक्ट्री में अगर देख लिया जाए और हम ये बात करें एक वर्कर की या वर्कमैन की, जिसके पास इतनी तालीम नहीं है कि जी वो या तो ख़ुद से एक चीज़ लिख सके, या फिर अगर उसको कोई चीज़ दी गई है तो वो पढ़ ले इसके बारे में, तो जो उनको उस वक़्त, मैं पहले उनके लिए बता देता हूँ कि जो उनको बेसिकली करना क्या चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाता है, ठीक है जी, तो एटलीस्ट उनको किसी ऐसे अपने किसी करीबी से मदद लेनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले, ठीक है जी, जो उसको ये बता दे कि जी इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली लिखा क्या है, ठीक है जी। और अगर वो किसी लॉयर के पास, किसी वकील के पास जाके उस सारे मामले को डिस्कस कर लें तो वो तो बहुत बेहतर है। तो अब इसमें देखना ये है कि जी अगर उसके पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद ही नहीं है सिरे से और वो काम कर रहा है और उसको कोई एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ ग्रीवियंस है और वो किसी वकील के पास आ रहा है, तो इस सारे मामले में ऑरल कॉन्ट्रैक्ट, ऑरल एग्रीमेंट का एक पूरा एक लीगल कवर उनके पास मौजूद है। विशाल, उसमें अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है उस अपनी एम्प्लॉयमेंट का, तो डेफ़िनेटली उनको सैलरी दी जाती थी, कोई सैलरी स्लिप्स मौजूद होंगी। अब तो ऐसे किया जाता है कि अगर मतलब लोग जानते हैं फैक्ट्रीज़ में, उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं कि जी हमने अगर किसी को तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है और उस पर इनकम टैक्स भी आना है, सारे मामला टैक्स के भी देखने हैं, तो वो आजकल मामला ये हैं कि बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है सारा कुछ, ठीक है। तो एक ये भी क्लास मौजूद है और बहुत से मामलात में ये चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं कि जी एम्प्लॉयर अगर डिनाई कर दे कि जी मेरे पास काम नहीं कर रहा था, तो एटलीस्ट आपके पास सैलरी स्लिप्स होंगी, आपके पास उस इदारे की कि जो हिरारकी है उनके नाम मौजूद होंगे। आपने साबित फ़र्स्ट हैंड तो ये बताना है कि जी मैंने काम किया है, काम की नेचर बता सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लीडिंग्स में आ जाएंगी, जो आप केस फाइल करेंगे उसमें ये चीज़ें आनी है। आपने कोर्ट को बताना है कि मैंने ये इस काम के लिए मैं आया था, ये मैंने काम किया है और उसके बाद मुझे ये मुश्किलात आ रही जिसकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बताइए कि अभी हमने वेजेस की बात की, तो इस बारे में बड़ी एम्बिग्यूटी है कि एक वर्कमैन जो है उसकी मिनिमम वेज होनी कितनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अंडर वेज काम कर रहे होते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं, सैलून्स में भी जाके कभी बातें पूछ लेता है इंसान के कितना आप कमा लेते हैं, तो जब वो भी इस तरह की कोई बात बताता है तो समझ नहीं आता कि इतनी से सैलरी के अंदर आपका गुजारा एक मंथ में कैसे होगा। तो आप बताइए कि कानून के मुताबिक एक मिनिमम वेज क्या है वर्कफोर्स लोगों के लिए? इसमें विशाल, जो वेजेस के मामले में जो हर साल बजट में एक चीज़ बड़ी ज़ेर बहस रहती है और हर रूलिंग पार्टी उस वक़्त अपने आप को आवाम के सामने पेश कर रही होती है कि जी हम आपके लिए बहुत कर रहे हैं। उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो होती है कि जी मिनिमम वेज क्या होगी जो एक बंदा किसी भी फैक्ट्री, किसी भी शॉप पे काम कर रहा है उसको दी जाएगी। तो जो रीसेंट है वो 25,000 अनाउंस की गई है बाय द गवर्नमेंट इन द रीसेंट बजट। 25,000 से कम पे किसी को आप हायर नहीं कर सकते, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वेदर यू आर इन बार्बर शॉप, वो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे। कुछ लोग जाते हैं ट्रेनिंग्स और अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है, ये उनके लिए नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर आप प्रॉपर एम्प्लॉयड हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, बिल्कुल जी, 25,000 से कम आप काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। और अनफॉर्चुनेटली लोग कर भी रहे हैं और एम्प्लॉयर्स इन सब मामलात में उनको मतलब उनको उनके राइट्स ना पता होने की वजह से वो बेनिफिट ले रहे हैं, मॉनिटरी बेनिफिट्स जो उनको मिल रहे हैं। तो और इन केस मैं कहता हूँ कि जी उनको 25,000 दे भी रहे हैं कुछ लोग, उनको अगर टाइम से उनकी वेजेस नहीं दी जा रही, उनके अलाउंसेस रोक लिए गए हैं, उनको ग्रेजुटी नहीं दी जा रही, तो इस सारे मामले को पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट डील कर रहा है, ठीक है जी। अगर किसी को भी ग्रीवियंस है, कोई ऐसा मसला है, एक अथॉरिटी बना दी गई है वेजेस अथॉरिटी, ठीक है जी, जो बिल्कुल एक अदालत की तरह काम करती है। विशाल, मैं उसका प्रोसीजर गाइड कर देता हूँ फॉर द व्यूअर्स कि जी उसके उन्होंने स्पेसिफ़िक कुछ फॉर्म्स दे दिए हैं, उन फॉर्म्स को आपने फ़िल करना है। कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आप बताएंगे कि जी आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या आपकी ग्रीवियंस है, वो लिख के देंगे। और अथॉरिटी के पास बिल्कुल उसी तरह जिस तरह केस फाइल किया जाता है वो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल कर देंगे। उस पे एम्प्लॉयर को समन किया जाएगा, वो आके अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। और इस सारे मामले में जो पहले डिस्कस कर चुके हैं जी उसके पास एग्रीमेंट नहीं मौजूद,
शायद एग्रीमेंट हुआ भी हो, गुम गया था, अब उसके पास नहीं है। तो जो ये अथॉरिटीज़ हैं या लेबर कोर्ट्स हैं, ये सारे मामले में लीनियंसी शो करती हैं, मतलब उनकी बात मानी जाती है। कोई भी बंदा इस तरह आके नहीं कह सकता कि जी मैं उधर काम करता था, एक्चुअली वो ना करता हो। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट बड़े अच्छे तरीके से देखती है। अगर किसी को वेजेस अथॉरिटी से रिलीफ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात। अगर उनकी उस रिप्रेजेंटेशन को टर्न डाउन कर दिया जाता है तो उनके पास नेक्स्ट जो फॉरम अवेलेबल है डैट इज़ लेबर कोर्ट, जो उस वक्त एज ए एपलेट अथॉरिटी काम कर रही होती है। बिल्कुल ठीक है, तो लेबर कोर्ट उसकी एपलेट अथॉरिटी बन जाती है और उसको वहाँ से उसका जो भी मामला हैं अगर वो साबित कर दे तो एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है, डायरेक्शन दी जाती है कि वो उनको वो सारी वेजेस, अलाउंसेस, ग्रेजुटी सारी चीज़ें पे करेंगी। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बताइए कि अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो ये प्ली ले लेता है कि देखिए मैं तनख्वाह इसलिए कम दे रहा हूँ क्योंकि मेरा तो इतना कारोबार है ही नहीं कि मैं किसी एम्प्लॉय को 25,000 तक की तनख्वाह दूँ, तो क्या ये कवर उसके लिए वैलिड है या बिल्कुल नहीं हो? नहीं विशाल, ये उसके लिए मतलब ये उसको लीगल प्रोटेक्शन नहीं देती, ये वाली बात उसकी। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है और उसको वर्क फोर्स चाहिए, उसको किसी को भी हायर करना है, ठीक है जी, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम स्लैब दे दी गई है उसको उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी। अगर वो जा रहा है तो वो लॉ को वायलेट कर रहा है, और अगर कोई उसकी कंप्लेन करता है, इसके लिए भी अथॉरिटीज़ बनी हैं जो चेक एंड बैलेंस करती हैं, ठीक है जी, तो वो उस पर स्पेसिफिक पेनल्टी भी है और आपको सज़ा भी दी जा सकती है। अच्छा सर, क्लैरिटी के लिए मुझे बताइएगा, ये जितने भी लॉज हमने आज डिस्कस किए हैं ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को डील करता है? जी बिल्कुल विशाल, जिस तरह मैंने 2 लॉज का जिक्र भी किया है, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो कि फ़ेडरल इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए है और ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, और दूसरा पंजाब का जो स्पेसिफ़िक है इसी तरह पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, इसमें एक एम्प्लॉयर की डेफिनेशन दे दी गई है। उस डेफिनेशन में बड़ा कैटेगोरिकली लिख दिया गया है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो उन डिपार्टमेंट्स में भी, जैसे हम अब रेलवे को देख लें, रेलवे में भी वर्कमैन मौजूद हैं, ठीक है जी, दे कैन अप्रोच NIRC, दे कैन अप्रोच लेबर कोर्ट। तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर ये बताइए, जिस तरह हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यंग लॉयर्स भी हैं, लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, जब उनके पास इस तरीके के लेबर लॉज के अंदर कोई केस आता है तो किस तरीके से उसको डील करना चाहिए, उसकी आपकी प्रैक्टिस के मुताबिक जो टिप्स और ट्रिक्स होंगी मैं चाहूँगा कि वो भी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। विशाल, जो यंग लॉयर्स के लिए जो मेरा मैसेज है, जो मतलब अगर उनको इन शॉर्ट मतलब ट्रिक्स ही कह दिया जाए, वो ये हैं कि जी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लेबर लॉज की स्टडी है। देयर आर नंबर ऑफ़ लॉज जो उन्होंने पढ़ने हैं, ठीक है जी, पढ़ने के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब उनके पास कोई क्लाइंट आता है, द मेन थिंग कि जी अब उन्होंने NIRC को अप्रोच करना है या लेबर कोर्ट को अप्रोच करना है। ये चीज़ें उनको प्रैक्टिस में भी बिल्कुल चीज़ें ये उनको देखने में मिलेंगी कि जी अगर वो किसी के पास एज एन इंटर्नी है या फिर एज एन एसोसिएट काम कर रहे हैं तो उनको वो चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिकली नज़र आएंगी, लेकिन एक्चुअली उनका बैकग्राउंड क्या है, पीछे लीगल कवर क्या है, उसके लिए उनको लॉज की स्टडी बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जो लेबर की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। उनको टाइम निकालना चाहिए क्योंकि अर्ली स्टेजेस में उनको बहुत ज़्यादा काम मिलता भी नहीं है, और जो आपके सीनियर हैं या जिस फर्म में आप हैं वो आपको ओवर बर्डनाइज भी नहीं करते। तो आपको कुछ टाइम निकाल के लेबर कोर्ट्स या फिर NIRC विज़िट करके उनकी प्रोसीडिंग्स को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। विशाल, उसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे सीनियर लॉयर्स जो कि इस काम के एक्सपर्ट हैं उनकी बातें सुन के उनका स्टाइल देख के कि कोर्ट को एड्रेस कैसे करना है और किन मैटर्स में वो कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लॉयर्स होंगे जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने चाह रहे हैं तो आपको किस तरह से कोर्ट को एड्रेस करना है, किन लॉज पे आपने रिलाई करना है और आपकी पटिशन्स में क्या लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप किसी वर्कमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें लिखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स एनेक्स करने हैं। तो ये लेबर प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम द स्टडी ऑफ द लेबर लॉज। तो ये 2 चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो हर यंग लॉयर को करनी चाहिए।
और इसमें मैं एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर दूंगा कि ये सारी चीज़ें उनको अपने पास नोट डाउन करनी चाहिए, एक रजिस्टर, एक डायरी होनी चाहिए। अगर कोई लिखना पसंद नहीं करता तो उसके पास कम से कम लैपटॉप हो कि वो चीज़ें सारी नोट डाउन कर ले कि कोर्ट्स के प्रोसीजर्स क्या हैं, केस फाइल करने से लेके एंड तक कौन कौन सी हेयरिंग्स, कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स होंगी और उनको किस तरह कंडक्ट करना है। तो ये एक मेरा यंग लॉयर्स के लिए जो लेबर लॉज के लिए आना चाह रहे हैं उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सर अगर कोई आप मैसेज देना चाहें उस लेबर फोर्स को जो इस सब के जिनके लिए कानून बनाया गया और उसके अंदर वो फॉल करते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? विशाल, उनके लिए एक मैसेज है कि अगर वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री में काम के लिए जा रहे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको नहीं पता कि जी आपने फॉर्म जो फिल करना है वो इंग्लिश में है, इवन उर्दू में भी है, तो बहुत सी चीज़ों से लाइलम है। तो आपको क्या करना है कि अपने किसी करीबी दोस्त जो उस फॉर्म को पढ़ के आपको बता सके कि जी आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। और बहुत से फैक्ट्रीज़ के जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स हैं उसमें ज़िक्र किया जाता है अलाउंसेस का, ग्रेजुएटी का, किस लॉ के अंडर दिया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें समझें। समझने के बाद अगर आप वो सारी चीज़ें उन पे आपका एग्रीमेंट है तो फिर आप उसको साइन करें। और अगर किसी वकील या फिर ऐसे एक्सपर्ट के पास चले जाएं जो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि कल को ना आपको कोई इशू हो, ना ही एम्प्लॉयर कोई ऐसी अनफेयर लेबर आपसे ले सके जिसका आपको नॉलेज ना हो और आप करते जाएं। तो ये उनके लिए मेरा मैसेज है। और एक मैसेज जो मैं ख़ुद से देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको देखना चाहिए कि इन लॉज़ की अवेयरनेस के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। एक लेबर क्लास के लिए स्टैचू या बुक उठाना, कानून पढ़ना आसान चीज़ नहीं है। तो कोई एक ऐसा मोड होना चाहिए जिसके थ्रू वो इस क्लास को अवेयर कर सकें अबाउट देयर राइट्स, कि वो लेबर लॉज क्या क्या हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विशाल। आज की वीडियो में हमने देखा कि लेबर लॉज हैं क्या, लेबर की डेफिनेशन में कौन आता है, कौन कौन से फोरम्स हैं जहाँ पे लेबर्स अपनी कंप्लेंट को एड्रेस करवा सकते हैं, मिनिमम वेज क्या है, मैटरनिटी लीव क्या है, और किस तरीके से लॉयर्स की मदद से जो लेबर्स विक्टिम्स हैं, जो इस पूरे लेबर इंडस्ट्री के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, वो अपने रिड्रेसल के लिए किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने गेस्ट एडवोकेट मोहम्मद अदील गौहर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और आप सारे व्यूअर्स का भी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त।